नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विदेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल आंगन एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर वर्ग 3 की तैयारी कराई जा रही है और आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन की तीसरी यूनिट शुरू करने वाले हैं और वह यूनिट है आवास। और आज हम इस वीडियो में तीसरी यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वह टॉपिक है पशु पक्षी एवं मनुष्य के विभिन्न आवास, आवास की आवश्यकता एवं स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषताएं। सो इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आवास यानी कि शेल्टर होता क्या है, आवास किसे कहते हैं। तो देखिए, आवास का तात्पर्य जीव जंतुओं के निवास स्थान से होता है। बहुत ही सिंपल है। जिस स्थान में जीव जंतु रहते हैं, प्रत्येक जीव जंतु का अपना एक निवास स्थान होता है और उसका वो निवास स्थान ही उसका आवास कहलाता है। जैसे चूहे बिल में रहते हैं, इंसान घरों में रहते हैं, शेर जो है वो मांद में रहता है, तो वो उनके जो निवास स्थान है वही उनके लिए आवास यानी शेल्टर होते हैं। प्रत्येक प्राणी सुविधा, सुरक्षा व विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखकर ही अपने लिए आवास का चुनाव करते हैं। यानी प्रत्येक जीव होता है, चाहे वो कोई बुद्धिमान इंसान हो या कोई जानवर हो, वो प्रत्येक जीव अपने लिए सुविधा यानी वो अपने लिए जल की सुविधा देखता है, भोजन की सुविधा देखता है, प्रकाश की सुविधा देखता है अपने लिए सुविधा, और साथ ही सुरक्षा। वो ऐसे स्थान को चुनता है जहाँ वो सुरक्षित रह सके, उसका परिवार सुरक्षित रह सके, और कई सारी विभिन्न समस्याओं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा की समस्या हो, जल की समस्या हो, भोजन की समस्या हो, उन सभी को ध्यान में रखकर ही अपने लिए आवास यानी कि शेल्टर का चुनाव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम आवास की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि आवास की क्या क्या परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई है। और अगर आपको परिभाषाओं को याद करने में दिक्कत आती है तो इस पर एक वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपको परिभाषा याद करने में दिक्कत आती है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवास की परिभाषा, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा दी गई है, और वो है कि वह भवन संरचना जिसमें निवास किया जाए आवास कहलाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। वह भवन संरचना यानी वह बिल्डिंग जिसमें रह सकते हैं, जिसमें निवास किया जाए, वो आवास है। सिंपल है। नेक्स्ट है, वो दी गई है R.M. देशपांडे के द्वारा, और इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि प्रत्येक मानव कहाँ शरण लेता है? अपने आवास में शरण लेता है, अपने घर में शरण लेता है। इसलिए इनका कहना है कि आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है, जिसमें दीवारें, फर्श, छत, दरवाजे एवं खिड़कियां होती है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है उमा बर्नार्ड सेट के द्वारा दी गई है। इनका कहना है कि वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है उसे घर कहते हैं। देखिए, आवास का अर्थ क्या हुआ? घर। आवास, घर, निवास एक ही बात है। ठीक है। तो इनका कहना यह है कि वास्तव में जिस स्थान में पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है, यानी जहां एक मानव समूह है जिनके बीच कुछ व्यक्तिगत संबंध है और जहां पारिवारिक वातावरण पाया जाता है, उसे इन्होंने घर माना है। इसका जो सार रूप है वो पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत संबंध है। यानी इनका बिल्कुल यही मानना है कि ऐसा स्थान जहाँ पर एक मानव समूह रहता है, जिनके बीच व्यक्तिगत संबंध है और वहाँ पर पारिवारिक वातावरण पाया जाता है, तो वही जो है वो क्या है? आवास है। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं कि आवास की आवश्यकता क्यों है, क्या क्या आवास की आवश्यकताएं हैं। आपको पता है कि जब प्रारंभ में इंसान ने इस धरती पर विकास करना प्रारंभ किया था, तब वो खानाबदोश था, वो इधर उधर घूमता रहता था, वो पहाड़ी ढलानों पर रहता था, पेड़ों पर रहता था, कंदराओं में और गुफाओं में रहता था। ठीक है, शैलाश्रयों में रहता था, उसके पास घर नहीं थे। तो आखिर ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ी जो मानव ने अपने लिए घर का चुनाव करना शुरू कर दिया और उसने अपने लिए घर की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। तो इसमें हम ये देखते हैं कि घर की आवश्यकता यानी आवास की आवश्यकता आखिर जीवों को क्यों पड़ी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आत्मरक्षा। प्रत्येक जीव को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए आवास की आवश्यकता पड़ी। आत्मरक्षा यानी अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। अब
देखो, व्यक्ति अगर मान लीजिए कहीं रोड पर खड़ा है तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? अगर वो कहीं और बाहर खड़ा है, किसी खुले आसमान के नीचे खड़ा है, मान लीजिए खुले आसमान के नीचे खुले मैदान में अगर वो सोया हुआ है, तो क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? बिल्कुल नहीं। तो व्यक्ति आवास का जो चुनाव करता है या आवास में जो वो रहता है, तो उसका पहला कारण होता है, उसकी आवश्यकता ये रहती है कि आत्मरक्षा, वो खुद की रक्षा के लिए आवास का चुनाव करता है और आवास की आवश्यकता उसको खुद की रक्षा के लिए होती है। दूसरा है विश्राम। देखिए, वैसे तो विश्राम कहीं भी किया जा सकता है। अगर आप बस में जा रहे हैं तो बैठे बैठे सीट पे भी आप विश्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर काम करने जा रहे हैं, थक हार के व्यक्ति लौटकर कहाँ आता है? घर आता है। क्यों आता है? ताकि वो विश्राम कर सके। ठीक है, तो आवास की आवश्यकता विश्राम के लिए भी होती है। आगे बात करते हैं स्थायित्व के बारे में। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में जो मानव था वो क्या था? खानाबदोश था, यानी खाना खाया और दौड़ते रहो इधर उधर। उसके पास कोई घर नहीं था, जहाँ रुके वहाँ खाना ढूंढा, भोजन किया, आगे बढ़ते रहे, कहीं पेड़ पर सो गए रात में। ठीक है, सुबह हुई फिर चलते गए भोजन की तलाश में। तो खानाबदोश था, उसमें उसके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थायित्व नहीं था। तो आवास से क्या आया? आवास की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक स्थायित्व के लिए, कि हमारे पास एक परमानेंटली एक जगह हो जहाँ हम रह सकें, बाहर जाके अपना काम कर सकें और वापस अपने ही घर पर आकर वहाँ विश्राम कर सके, ताकि हम वहाँ पर सुरक्षित महसूस कर सकें। तो ये चीज़ें हमने देखी, क्या क्यों क्यों आवश्यकता पड़ी? आत्मरक्षा के लिए, विश्राम के लिए और स्थायित्व के लिए। अगला है वो है मनोरंजन के लिए आवास की आवश्यकता पड़ती है। अब मनोरंजन का अर्थ क्या है? मनोरंजन का अर्थ ये है कि कई सारे ऐसे इंडोर्स गेम्स होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कैरम लेके रात में कहीं मैदान में बैठ जाएंगे खेलने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो जो इंडोर गेम्स से जो मनोरंजन होता है, रिक्रिएशन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, वो घर के अंदर ही तो होता है। तो आवास की आवश्यकता हमें मनोरंजन के लिए ही भी पड़ती है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ घर से विश्राम करने के लिए होता है या आत्मरक्षा के लिए होता है, घर के अंदर मनोरंजन भी किया जा सकता है और मनोरंजन का एक अच्छा माध्यम घर भी होता है। अगला है पारिवारिक सुरक्षा। बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे आत्मरक्षा की मैंने बात की कि प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक जीव को अपनी आत्मरक्षा के लिए आवास की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लीजिए एक चूहा है, अगर वो बाहर घूम रहा है तो वहाँ वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर वो अपने बिल में है तो वहाँ जाकर वो सुरक्षित महसूस करेगा। हो सकता है वहाँ भी कुछ खतरे हों, लेकिन वहाँ जाकर वो अपने आप को क्या महसूस करेगा? सुरक्षित महसूस करेगा। तो इसी तरह मान लीजिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति हो, उसका एक परिवार है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, तो क्या वो बाहर अपने बीवी और बच्चों के साथ अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करेगा? क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके पास एक घर है, चार दीवारी है और एक छत है, तो बिल्कुल वो उसके घर के अंदर अपने बीवी बच्चों को सुरक्षित महसूस करेगा, अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करेगा और वह पारिवारिक सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो पाएगा। अन्यथा अगर उसके पास घर नहीं है तो वो खुद को ही सुरक्षित नहीं रख पाएगा, तो पारिवारिक सुरक्षा का तो मुद्दा ही बहुत दूर रह जाता है। अगला है सांस्कृतिक सुरक्षा। अब मान लीजिए एक परिवार जो होता है वो अपने घर में ही उसका रहन सहन होता है, उसका खान पान होता है, उसका आहार विहार होता है और उसके जो छोटे मोटे सारे जो रीति रिवाज है उसके घर के अंदर होते हैं। तो एक प्रकार से आवास की आवश्यकता सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए भी होती है। फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक प्रतिष्ठा। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए आपने हमारी समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास अपना कोई घर नहीं होता, वो बेचारे बेघर होते हैं। ठीक है, तो बेघर होने की वजह से उनकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, उन्हें कोई भी नहीं पूछता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास एक घर नहीं है और उनकी घर न होने की वजह से उनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो कम हो जाती है। लेकिन वहीं जिनके पास एक घर होता है अपना, एक बहुत मैटर नहीं करता कि घर बड़ा है छोटा है, लेकिन अगर उनके पास एक घर है तो वो परिवार सामाजिक प्रतिष्ठा के काबिल बन जाता है। ऐसा हमारे समाज की मानसिकता है। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, मैं इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जिनके पास घर होता है तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी घर जो है, घर की आवश्यकता होती है। अगला जो है वो है अनुकूल वातावरण। अब कई सारी चीज़ों के लिए घर जो है वो एक अनुकूल वातावरण होता है। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो घरेलू वातावरण है, आवास है, वो आपके लिए एक अनुकूल वातावरण है। अगर आप परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं तो घर से और या आपके आवास से अनुकूल वातावरण और आपको कहाँ मिलेगा? मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ वेनिरियल रिलेशन बन रहे हैं तो उसके लिए भी आवास से अनुकूल वातावरण और कहीं भी नहीं मिलेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आगे बात करते हैं क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता का अर्थ क्या है? क्रियाशीलता का अर्थ ये है कि मान लीजिए एक किसान है,
ठीक है, तो वो खेत में जाके बीजों को लगाएगा, उससे पहले वो अपने घर पे बीजों को तैयार कर सकता है, यानी उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर सकता है अपने अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए, अपने रोजगार के लिए। अगर एक व्यापारी है तो अपने व्यापार का सामान, जो ज़रूरी सामान है, वो अपने घर पे रख सकता है। अगर कोई मान लीजिए ट्रेवल एजेंट है तो वो अपने वाहनों को, मान लीजिए उसके पास कोई वाहन है, तो वो अपने वाहनों को अपने घर पे सुरक्षित रख सकता है कि नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता है, और वहाँ से वापस से सुबह अपने काम पे निकल सकता है। तो उसकी जो दैनिक क्रियाशीलता है वो भी उसके घर से चल सकती है, इसलिए भी घर की आवश्यकता होती है। अगला जो पॉइंट है वो है निवास, और ये तो बहुत ही सिंपल है। घर की जो आवश्यकता है वो निवास के लिए यानी रहने के लिए तो होती ही है। और अगला है विकास के लिए। अब व्यक्ति अपने घर में रहेगा और अपने घर पे विश्राम करेगा, बाहर जाके काम करेगा, फिर अपने घर पे आके विश्राम करेगा, बाहर जाकर काम करेगा। तो ये जो प्रोसेस चलेगी, ऐसे उसके जीवन स्तर में सुधार होगा और वो अपने आप का विकास कर पाएगा, अपना पारिवारिक विकास भी कर पाएगा। वहीं आपने पहले देखा होगा कि पहले व्यक्ति के पास घर नहीं थे, वे खाना अपदोश थे, बस दौड़ते रहते खाने की तलाश में, और जहाँ रात हुई, जहाँ सूरज ढला वहाँ सो गए पेड़ देख के, या फिर कहीं गुफा के अंदर चले गए, कंदराओं के अंदर चले गए, शैलाश्रयों के अंदर चले गए। तो वहाँ उनका विकास उस स्तर पर नहीं हो पाया। लेकिन जब से मानव ने अपने लिए घर बनाना शुरू कर दिया, वो घर बनाना सीख गया और परिवार समेत घर में रहना उसने स्टार्ट कर दिया, तब उसने कह लीजिए द्रुत गति से विकास करना शुरू कर दिया। तो आवास की आवश्यकता क्यों होती है, ये सारे पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। चलिए आगे और देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आवास की विशेषताएं क्या क्या है। यानी मान लीजिए रास्ते पे आप जा रहे हैं, आपने कोई बिल्डिंग देखी, तो हर बिल्डिंग को देख के आप ये नहीं कह सकते कि यह एक आवास है। आवास की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ खूबियां उसमें होती है, तब उसे आवास कहा जा सकता है। तो चलिए अभी हम इन विशेषताओं को देख लेते हैं कि आवास की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली है कि वो सुरक्षित होना चाहिए। आवास की पहली विशेषता क्या है? आवास की पहली विशेषता यह है कि वह सुरक्षित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना, अब मान लीजिए आपके पास घर तो है, लेकिन वो घर ऐसा है कि उसकी चारों दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें भी आ रही हैं और उसकी जो छत है वो लगातार डांस कर रही है और आपके चरणों में नतमस्तक होने के लिए तत्पर है, तो उस तरह के घर को सुरक्षित घर नहीं कहा जा सकता। आवास की पहली विशेषता क्या है कि वो सुरक्षित होना चाहिए, नहीं वो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित होना चाहिए। मान लीजिए अगर बाढ़ आ जाए तो ऐसा ना हो कि पूरा घर ही बाढ़ में बह के चला गया, भूकंप आ गया तो पूरा घर ही मटिया मेल हो गया। मान लीजिए किसी दिन ओलावृष्टि हुई तो छत इतनी हल्की हो कि सारे ओले जो हो वो घर के अंदर ही आ जाए छत को तोड़ के। तो आवास जो है उसकी विशेषता है कि वो सुरक्षित होना चाहिए। दूसरा है वो मजबूत होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक आपदाओं को वो सहन कर सके, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है वो है आरामदायक। घर जो होना चाहिए वो आरामदायक होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो होता है बाहर काम करता है और घर पे आता है वो विश्राम के लिए, लेकिन अगर घर ही आरामदायक नहीं होगा तो विश्राम के लिए वो उचित जगह उसके लिए नहीं होगी। अगली जो विशेषता है वो है सुविधाजनक होना चाहिए। अब सुविधाजनक होना चाहिए इन द सेंस, घर जो होना चाहिए उसमें जल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन के आसपास व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तो घर जो होता है उसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी होनी चाहिए। अगला है बाधा रहित घर, जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं उनसे रहित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाहर जो बारिश हो रही है वो बिल्कुल घर तक आ रही है, ऊपर से ही घर की छत से अंदर आ रही है और घर में रहने लायक स्थिति नहीं है। तो बाधाओं से रहित भी हमारा घर होना चाहिए। अगला है विश्राम योग्य। इस पॉइंट को हम आरामदायक में डिस्कस कर चुके हैं। अगला है परिवार के अनुसार आकार। हाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो घर है वो आपके परिवार के आकार यानी परिवार के मेंबर्स की संख्या के अनुकूल होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपका परिवार अगर छोटा है तो आपका घर छोटा होगा तो चलेगा, आपका घर बड़ा भी होगा तो चलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका परिवार बहुत बड़ा है, परिवार में मेंबर की संख्या ज़्यादा है लेकिन घर छोटा है, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, वो आरामदायक नहीं हो सकता और वहाँ बड़े परिवार को छोटे घर में रखना मुश्किल हो जाता है। अगला है वो है प्रकाश, वायु, जल की पर्याप्त व्यवस्था। एक घर की अच्छी विशेषता, एक अच्छे आवास की विशेषता यह है कि वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था वो रोशनदार हो, ठीक है, हवादार हो। तो प्रकाश, जल और वायु की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं आवास के घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसे जानने से पहले हम जानते हैं कि आवास के घटक एक्चुअली होते क्या हैं। तो किसी आवास में पाई जाने वाली समस्त वस्तुएं आवास की घटक है। एक आवास यानी घर जो है उसमें जितनी भी प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं वो सभी आवास की घटक कहलाती हैं। अब देखते हैं कि आवास के घटक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैव घटक और एक होते हैं अजैव घटक। जैव घटक में आते हैं आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सब क्या होते हैं। और अजैव घटक में आपके आते हैं आपके अकार्बनिक तत्व, कार्बनिक तत्व और जलवायु। तो चलिए इन 6
जो घटक हैं, कुछ जैव घटक और अजैव घटक, इनको जान लेते हैं कि कौन से घटक क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर उत्पादक के बारे में, तो इसमें आएगा आपके हरे पौधे और शैवाल। हाँ देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तैयार हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हरे पौधे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हरे पौधे जो है वो उत्पादक है, ठीक है। ये भोजन बनाते हैं, किसके लिए? इंसानों के लिए और सभी जीवों के लिए भोजन बनाते हैं। तो हरे उत्पादक में क्या आएंगे? हरे पौधे और शैवाल। वहीं बात करें उपभोक्ता में, तो इसमें आएंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, यानी जितने भी प्रकार के जीव हैं वो सभी उपभोक्ता में आएंगे, क्योंकि उपभोक्ता भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, कुछ होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और कुछ होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। फिर बात करें अपघटक के बारे में, तो अपघटक होते हैं बैक्टीरिया और शैवाल जो मृत जीवों के शरीर को अपघटित करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं, उसे ह्यूमस में बदल देते हैं। फिर बात करें अकार्बनिक तत्व के बारे में, तो अकार्बनिक तत्व कौन से होते हैं? तो इसमें आता है आपका O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी हाइड्रोजन, N2 यानी नाइट्रोजन व खनिज लवण। अब खनिज लवण में क्या आएंगे? तो खनिज लवण में आपके आएंगे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, आपका आयोडीन, कॉपर, जिंक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फिर बात करें अगर अपन अब कार्बनिक पदार्थों के बारे में, तो इसमें आएगा आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि। फिर बात करें जलवायु के बारे में, तो इसमें आपके जो घटक आएंगे वो आएगा आपका जल, वायु, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, तापक्रम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं जीव जंतु व उनके आवास स्थल, यानी कौन से जीव किस आवास स्थल में रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं उन जीवों के बारे में जो या तो स्थल में रहते हैं यानी जंगल में रहते हैं। तो इसमें उन जीवों के बारे में बात की जा रही है जो स्थल में रहते हैं और जंगल में रहते हैं। तो इसमें आएगा आपका गाय, भैंस, कुत्ता, हिरण, शेर, हाथी, घोड़ा, गेंडा, ठीक है, गधा, बाघ, चिंपांजी आदि। तो ये सारे जो जीव हैं ये कहाँ रहते हैं? या तो जंगल में रहते हैं या फिर स्थल में रहते हैं, ठीक है। जंगल जो होते हैं वो भी स्थल पर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हिरण हो गया आपका, हाथी, गेंडा, बाघ, ये सब कहाँ रहते हैं? चिंपांजी वगैरह कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और वहीं आप गाय, भैंस, कुत्ता, ये कहाँ रहते हैं? स्थल पर रहते हैं, जंगल में नहीं रहते हैं लेकिन स्थल पे रहते हैं। फिर बात करें उन जीवों के बारे में जो कहाँ रहते हैं? जल में, जिनका आवास स्थान कहाँ है? जल में। तो उसमें आएगा आपकी मछली, केकड़ा, सांप, मेढक, मगरमच्छ और कछुआ। फिर बात करते हैं उन जीवों के बारे में जिनका जो आवास स्थान है वो पेड़ पे होता है, ठीक है। तो उनमें आएगा आपका बंदर, लंगूर, स्लोथ। आपको बता दूं कि जो स्लोथ है वो बिल्कुल भालू जैसा एक जीव होता है। उसके बाद पक्षी, और उसके बाद जो सारे पक्षी आ जाएंगे इसमें। और फिर बात करें पांडा के बारे में, तो ये भी क्या है? इसका जो आवास स्थान का होता है पेड़ पे। और आपको बता दूं कि पांडा जो जीव है ये बिल्कुल विलुप्त प्राय हो चुका है, लगभग समाप्ति, विलोपन के कगार पर यह पहुँच चुका है। फिर बात करें उन जीवों के बारे में जिनका आवास स्थान जमीन के अंदर है, यानी जो बिल में रहते हैं। तो इसमें आएगा आपका बिच्छू, केंचुआ, ठीक है, खरगोश, चूहा, सांप, चींटी आदि। फिर बात करें उभयचर के बारे में, तो उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब दोस्तों ये होता है कि वे जीव जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, यानी जो जलचर भी है और स्थलचर भी है। तो इसमें आएगा आपका मगरमच्छ, मेढक, कछुआ। आपने देखा होगा कि मगरमच्छ, मेढक और कछुआ ये जल में भी रह लेते हैं और साथ ही ज़मीन पर भी रह लेते हैं। और ये इसलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने अलग से लिखा, आप इसको नोट कर लीजिए। मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल एक उभयचर है, यानी एक जलचर भी है और एक थलचर भी है। फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं प्राणी और उनके आवास स्थान के बारे में। मान लीजिए आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शेर जो जिस स्थान में रहता है उसे क्या कहते हैं, तो आप गुफा कर देंगे। तो गुफा उसका स्थान नहीं होता, एक्चुअली उसे मांद कहा जाता है। तो ऐसे सारे ही जीवों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है और उनके आवास स्थान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेर के बारे में। तो शेर का जो आवास होता है वो होता है मांद, यानी मांद जो होता है वो शेर का आवास स्थान होता है। फिर बात करें घोड़ा और गधा के बारे में, तो आप इतना तो जानते हैं कि घोड़ा का जो आवास होता है वो होता है अस्तबल, वैसे ही गधा का भी जो आवास स्थल होता है उसे भी अस्तबल ही कहा जाता है। फिर बात करें हाथी और जेबरा के बारे में, तो आपको पता है हाथी और जेबरा ये रहते हैं जंगल में। उसके बाद बात करें चींटी, केंचुआ, सांप, चूहा, खरगोश, तो ये सारे जो जीव रहते हैं कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। आपकी चींटी, केंचुआ वगैरह कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो जीव रहते हैं ये समूह में रहते हैं। अब चींटियाँ जो रहती हैं, अब ऐसा नहीं कि एक चींटी एक बिल में रह रही, दूसरी चींटी दूसरे बिल में, सारी जो चींटियाँ रहती हैं बिल्कुल समूह में रहती हैं, इनका एक ग्रुप होता है। वैसे ही चूहे भी है, खरगोश और सांप ऐसे जीव है जो हो सकता है कि ये सिंगुलर हो, एक बिल में एक हो, लेकिन मुख्यतः अगर चींटियों और चूहों की बात करें तो ये, और केंचुओं की बात करें तो ये कैसे रहते हैं? हमेशा समूह में रहते हैं।
फिर हम बात करते हैं कुत्ता के बारे में। तो कुत्ता का जो आवास स्थान होता है वो होता है कुकरशाला, याद रखिएगा। हो सकता है कुछ शब्द आपके लिए नए हों। और फिर बात करें गाय और बैल के बारे में। तो गाय और बैल का जो आवास स्थान होता है वो होता है गौशाला या फिर साहिबान। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो जीव रहते हैं ये भी हमेशा समूह में रहते हैं। फिर बात करते हैं बकरी और भेड़ के बारे में। जो बकरी और भेड़ जो रहते हैं ये भी समूह में रहते हैं और ये रहते हैं बाड़ा में, जिनका जो निवास स्थान है वो क्या है, बाड़ा। फिर बात करें पक्षियों के बारे में। तो पक्षियों का निवास स्थान होता है घोंसला, बहुत ही सिंपल है। फिर बात करें मनुष्य के बारे में। तो आपको पता है कि मनुष्य का जो निवास स्थान वो क्या होता है, घर होता है। और ये भी हमेशा समूह में रहते हैं। ऐसा नहीं कि पति का अलग घर है, पत्नी का अलग घर है, उसके पुत्र का अलग घर है, पुत्री का अलग घर है, दादा का अलग घर है, दादी का अलग घर है। सब जो ये भी परिवार पारिवारिक रूप से रहते हैं, समूह में रहते हैं। फिर बात करें सूअर के बारे में। तो सूअर का जो आवास स्थान होता है उसे कहते हैं शुक्रशाला। जो कुत्ते का आवास स्थान वो कुकरशाला और सूअर का जो निवास स्थान है उसे क्या कहते हैं, शुक्रशाला कहते हैं। फिर बात करें मुर्गी या मुर्गा का जो निवास स्थान होता है उसे दड़बा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर नए शब्द हैं तो इनको आप नोट कर लीजिएगा आपके लिए। बात करते हैं हम मकड़ी के बारे में। तो मकड़ी का जो आवास स्थान होता है उसे जाला कहा जाता है, जो कि खुद वो बनाती है। आपने देखा भी होगा मकड़ी को जाला बनाते हुए। फिर बात करें मधुमक्खी के बारे में। तो मधुमक्खी भी हमेशा समूह में रहती है और उसका जो निवास स्थान उसे छत्ता कहा जाता है। वैसे तो वो पेड़ पे रहती है लेकिन मुख्य रूप से कहाँ अपना एक छत्ता बनाते हैं सभी समूह में और वहाँ वो रहते हैं। फिर बात करें दीमक के बारे में कि जो दीमक होते हैं ये भी समूह में होते हैं और पेड़ के तने में ये निवास करते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ होता है, पेड़ के खोखले भाग में, पेड़ के तने में होता है। तो फ्रेंड्स अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ और बहुत ही मज़ेदार एक प्रश्न बताने वाला हूँ। और वो ये है कि मान लीजिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रजत मछली का निवास स्थान है जल, स्थल, जंगल या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या सोचेंगे, आप क्या लगाएंगे, जल लगाएंगे। क्योंकि आप सोचेंगे अरे रजत मछली लिखा है, रजत मछली, मछली आ गया यानी ओए होए मछली जल की रानी है, तो आप डायरेक्ट क्या लगाएंगे, जल को सही कर देंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ रजत के पीछे मछली लिखा है, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो मछली ही है। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाम इसका रजत मछली है लेकिन असल में ये कोई मछली नहीं है। रजत मछली एक कीड़े का नाम है और जिसकी फ़ोटो, जिसकी एक पिक आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये एक कीड़े का नाम है। अब इसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो थोड़ा मछली की तरह है, इसलिए इसका नाम जो है वो सिल्वर फिश रख दिया गया है, रजत मछली रख दिया गया है। लेकिन जब भी आप एग्जाम में इसे देखेंगे तो आप मछली पढ़ेंगे और मछली से आप समझ जाएंगे कि ये तो जल में रहती है, जल की रानी है, तो आप जल को लगा देंगे। लेकिन बिल्कुल ये गलत होगा। इसका जो राइट आंसर वो स्थल आएगा, ठीक है, जल नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई मछली नहीं है। इसका नाम मछली जैसा है, असल में ये कोई मछली नहीं है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि सभी मछलियाँ जल में रहती है किंतु रजत मछली जल में नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि यह एक कीड़ा है, मछली नहीं है। इसका नाम रजत मछली है लेकिन मछली नहीं है, यह एक कीड़ा है। वैसे इधर भी देखिए, यहाँ देखिए ऑक्टोपस, स्टारफिश, समुद्री गाय, डॉग फिश, व्हेल व विद्युत किरण आदि सभी समुद्री जीव जल में रहने वाले जीव है। अब देखिए यहाँ पे नाम कैसे कैसे आ रहे हैं, जैसे समुद्री गाय, तो आप यहाँ अगर गाय को देखेंगे, डॉग फिश में डॉग को देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आप इसे स्थलीय जीव समझ सकते हैं। लेकिन ये सारे जो नाम हैं ये किनके नाम है, समुद्री जल में रहने वाले जीवों के नाम। यानी सारे जो ये डॉग फिश और समुद्री गाय, ऑक्टोपस वगैरह है, सभी ये समुद्री जीव है, कोई स्थलीय जीव नहीं है। तो इनके नाम से कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इधर रजत मछली लिखा था लेकिन मछली नहीं, वो कीड़ा है। यहाँ भी समुद्री गाय लिखा है लेकिन सच में 4 पैरों वाली गाय नहीं है, मछलियों के नाम है, मछलियों के प्रकार हैं। ऐसे ही डॉग फिश है, स्टार फिश है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।